और चारधाम यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चारधाम में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में अलर्ट जारी हुआ है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के बदलने से यात्रियों को दिक्कत हो सकती है। मौसम विभाग ने चारों धामों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। तो चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। चारधाम में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में अलर्ट जारी हुआ है। मौसम के बदलने से यात्रियों को दिक्कत हो सकती है। मौसम विभाग ने चारों धाम में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। तो चारधाम यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। चारधाम में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश बर्फबारी का दौर चल रहा था और इन सब के बीच एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इन सब के बीच बात करते हैं लाल कुआं की। यहाँ पर नगीना कॉलोनी में प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई करने पहुंचा है और जिस जगह पर लोगों के घर बने हैं वहां पर रेलवे का कहना है कि रेलवे की जमीन है। अभी कुछ रोज पहले ही लोगों को जमीन खाली करने के लिए नोटिस दिए गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने आज कार्रवाई शुरू कर दी है। इस जगह पर करीब 500 झोपड़ियां बनी हैं जिन्हें जेसीबी से तोड़ा जा रहा है और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये एक्शन हो रहा है। मौके पर 4 जेसीबी मंगवाई गए हैं जो अवैध निर्माण को तोड़ रहे हैं। देखिए लाल कुआं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। जिस जगह पर लोगों के झोपड़ी और घर बने हैं वहां पर रेलवे का कहना है कि ये ज़मीन रेलवे की है और कुछ दिन पहले ही लोगों को ज़मीन खाली करने का नोटिस दिया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने आज से कार्रवाई शुरू कर दी है और जगह पर करीब 500 झोपड़ियाँ बनी हैं जिन्हें जेसीबी से तोड़ा जा रहा है। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में एक्शन हो रहा है। मौके पर 4 जेसीबी मंगवाई गई है जो अवैध निर्माण को तोड़ रही है। तो देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। रेलवे की जमीन पर जो अवैध अतिक्रमण था उसे हटाया जा रहा है और इस वक्त पूरे उत्तराखंड में अवैध निर्माण के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चल रही है। चाहे फिर वो अवैध मज़ारे हों, अवैध झोपड़ियां, घर हों, हर तरफ कार्रवाई चल रही है। लाल कुआं के नगीना कॉलोनी में हूँ और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ लगातार यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। प्रशासन यहाँ पर जेसीबी के माध्यम से यहाँ पर अवैध रूप से बनाए गए मकानों को ध्वस्त कर रहा है। आपको बता दें कि लाल कुआं का नगीना क्षेत्र है और यहाँ पर लगभग 5 से 6 हज़ार लोग यहाँ पर रहते हैं और जिस तरह से रेलवे की ओर से कहा गया था कि जो रेलवे की ज़मीन पर इन्होंने अतिक्रमण किया गया है और रेलवे इसको लेकर हाईकोर्ट भी गया था और हाईकोर्ट की ओर से एक आदेश आया है कि जो यहाँ पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया हो गया है उसको यहाँ पर हटाया जाए। उसके तहत आज लाल कुआं में यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई लगातार चलते रहेगी और आज लगभग 86 घरों पर ये बुलडोजर चलेगा। लगातार प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है और कई बार यहाँ पर लोगों को अवगत भी कराया गया था रेलवे विभाग की ओर से। रेलवे विभाग ने यहाँ पर नोटिस भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर घरों को खाली नहीं कर रहे थे। फिलहाल लोगों का ये भी कहना है कि हम कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में अब वो कहाँ जाएंगे। अंकित शाह, एबीपी गंगा, हल्द्वानी। तो देखिए रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण था, उस पर कार्रवाई चल रही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर बने अवैध मज़ारों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई चल रही है। ध्वस्तीकरण का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। एसएलपी में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में उसके अकॉर्डिंग जो है एक्ट अपॉन कर रही स्टेट गवर्नमेंट और हमारी जो स्टेट की पॉलिसी है 2016 की, उसकी लाइट में हमने सारे जितने भी इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं उनको रिमूव करने के लिए ऑर्डर्स पास किए हैं, नोटिस इशू किए हैं। आज ये PIL ऑनरेबल कोर्ट के सामने आई थी, जिसको दोनों पार्टीज को सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने जो है जजमेंट रिजर्व कर दिया है। अब देखते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट का क्या निर्णय इसमें आता है। उत्तराखंड में अरबों की शत्रु संपत्ति को सरकार में विलय करने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को सौंपी गई सूची में 69 शत्रु संपत्तियों का ब्यौरा राज्य को दिया गया है, जिनकी बाजार की कीमत अरबों रुपए है। उत्तराखंड शासन की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि बंटवारे के समय जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति माना गया है और अब ऐसी संपत्तियों को केंद्र ने आदेश के बाद उन्हें सरकार में विलय करने की तैयारी शुरू कर दी है। शत्रु
शत्रु संपत्ति का विषय भारत सरकार का है। भारत जो भी लोग 1947 में भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, उनकी जो संपत्ति बची हुई थी वो भारत सरकार ने उसको शत्रु संपत्ति डिक्लेयर किया है। उसको वेस्ट करने के लिए बहुत तेज़ी से कार्रवाई चल रही है। और हमारे सहयोगी विनोद जुड़ गए। विनोद, अगर हम शत्रु संपत्तियों की बात करें तो ये कितनी बड़ी इनकी संख्या है चिन्हित की गई है जो, और क्या कार्रवाई आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड शासन के स्तर पर शत्रु संपत्ति को लेकर कार्रवाई की जा रही है और अभी फिलहाल करीब पूरे उत्तराखंड की बात करें तो पूरे उत्तराखंड में 69 ऐसी शत्रु संपत्ति है जिसको लेकर पूरी तरह शासन के अधिकारी फीडबैक ले रहे हैं और ये अरबों की शत्रु संपत्ति है। और चाहे हरिद्वार हो, नैनीताल हो, उधमसिंह नगर यानी मैदानी जो बड़े जनपद है उनसे तमाम डिटेल शासन के अधिकारियों के माध्यम से मांगी गई है कि आखिरकार कौन कौन सी संपत्ति ऐसी है जो शत्रु संपत्ति की श्रेणी में आती है। पूरे उत्तराखंड में 69 शत्रु संपत्ति है और जो भारत छोड़कर पाकिस्तान जो व्यक्ति चले गए थे उनकी संपत्तियां इस समय उत्तराखंड में है या फिर अलग अलग वो राज्यों में है, लेकिन इतना है कि 69 संपत्ति ऐसी हैं उत्तराखंड में जो शत्रु संपत्ति के नाम से प्रशासन ने चिन्हित की है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही आने वाले दिनों में इन शत्रु संपत्तियों को सरकार में विलय कर दिया जाएगा और पूरी तरह से जितने भी अलग अलग जनपद है सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को तमाम डिटेल देने के लिए कहा गया है कि जितनी भी संपत्ति है उनका ब्यौरा। बिल्कुल, और ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है। शुक्रिया विनोद आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो देखिए, आपने देखा किस तरीके से ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा है। बड़ी खबर देहरादून से है जहां पर उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 24 आईपीएस और 1 पीसीएस अफसर का तबादला हुआ। 3 जिलों के जिलाधिकारी भी बदले गए हैं। विनय शंकर पांडे को सीएम का सचिव बना दिया गया है और विनय शंकर के साथ सीएम सचिव के साथ एमएसएमई और निवेश आयुक्त की भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ उत्तराखंड में। 24 आईपीएस और 1 पीसीएस अफसर का तबादला हुआ है। 3 जिलों के जिलाधिकारी भी बदल दिए गए हैं। तो विनय शंकर पांडे को सीएम का सचिव बना दिया गया है और विनय शंकर के पास सीएम सचिव के साथ ही साथ एमएसएमई और निवेश आयुक्त की भी जिम्मेदारी रहेगी। तो काफी बड़ा कद उनका हुआ है और बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बीच 24 आईपीएस और 1 पीसीएस अफसर का तबादला हुआ है। तो 3 जिलों के डीएम बदले गए हैं। वहीं विनय शंकर पांडे को अब सीएम का सचिव बनाया गया है। सीएम के सचिव के साथ ही साथ विनय शंकर पांडे के पास एमएसएमई के सचिव रहेंगे और निवेश आयुक्त की जिम्मेदारी भी उनकी रहेगी। तो उत्तराखंड में बड़ा तबादला हुआ है। विनय शंकर पांडे सीएम के सचिव बनाए गए हैं और सीएम सचिव के साथ ही साथ एमएसएमई और निवेश आयुक्त की जिम्मेदारी भी उनके पास रहेगी। उधर उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों का परीक्षण 2 जगह पर किया जा रहा है। यात्रा के पहले पड़ाव यमुनोत्री धाम में जाने वाले यात्रियों का बड़कोट में स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। वहीं दूसरा पड़ाव गंगोत्री धाम उत्तरकाशी से 8 किलोमीटर आगे हिना के पास गंगोत्री जाने वाले यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दोनों धामों में अभी तक 1,32,346 यात्रियों की स्वास्थ्य की जांच की गई है। एएसआई की स्टडी में तुंगनाथ धाम को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि तुंगनाथ मंदिर में मूर्तियों और छोटे स्ट्रक्चर में 10 डिग्री तक का झुकाव आया है। यही वजह है कि तुंगनाथ मंदिर को बचाने के लिए एएसआई ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है। तुंगनाथ मंदिर जो भगवान शंकर का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तुंगनाथ मंदिर को लेकर देश भर के करोड़ों अनुयायियों के मन में अलग ही आस्था है। खबर है कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ 6 से 10 डिग्री तक झुक गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक स्टडी में ये बात सामने आई है, जिसके बारे में राज्य सरकार को भी बताया जा चुका है। तुंगनाथ मंदिर को बचाने के लिए एएसआई ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है, जिसमें स्मारक को संरक्षित स्मारक के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया गया है। हालांकि मंदिर समिति ने इस पर आपत्ति जाहिर की है।
देखिए, एएसआई द्वारा तुंगनाथ मंदिर को अपने संरक्षण में लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और साथ ही आपत्तियां भी मांगी गई हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जब पूर्व में एएसआई द्वारा हमारे साथ में पत्राचार किया गया था, तो उसके पश्चात हमने अपनी बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की थी, व्यापक विचार विमर्श किया था। साथ ही जो स्थानीय हक हकूकधारी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उनसे भी बातचीत की थी। लेकिन सभी स्तरों पर इस प्रस्ताव के विरुद्ध असहमति प्रकट की गई और हम शीघ्र ही इस संदर्भ में अपनी असहमति आपत्ति एएसआई को प्रेषित कर देंगे। स्टडी में सामने आया है कि तुंगनाथ मंदिर के अंदर मूर्तियों और छोटे स्ट्रक्चर्स में 10 डिग्री तक का झुकाव देखा गया है। अगर तुंगनाथ मंदिर एएसआई के संरक्षण में आ जाता है तो सबसे पहले मंदिर में झुकाव और नुकसान के कारण का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अटल उत्कृष्ट स्कूलों में खराब प्रदर्शन ने शिक्षा विभाग की पोल खोल कर रख दी है। हाई स्कूल के 8,499 छात्रों में से केवल 5,141 बच्चे पास हो पाए, जबकि इंटरमीडिएट के कुल 12,534 छात्रों में 6,454 छात्र ही पास हो सके। तो प्रदेश में सबसे बुरा प्रदर्शन हरिद्वार जिले का रहा। वहां प्रदेश की राजधानी देहरादून में भी नतीजा कुछ ऐसा रहा। दरअसल प्रदेश में पुराने स्कूलों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय का नाम देकर सीबीएसई बोर्ड से जोड़ा गया था। ऐसे में हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर रहे छात्रों को अचानक पढ़ाई अंग्रेजी में करनी पड़ी, जिससे उनकी कठिनाई और बढ़ गई। लेकिन शिक्षा विभाग ने स्कूलों का नाम बदलकर इन्हें इनके हाल पर ही छोड़ दिया। हालांकि अब शिक्षा मंत्री को इन स्कूलों में 100% शिक्षकों की तैनाती की याद आई है। है 35% बच्चे ऐसे जो एक विषय में फेल होते हैं, तो उनको जो है इस बार कंपार्टमेंट देने की जो है अनुमति भारत सरकार ने भी दी है, वो सभी जगह पे भी रखे हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब बच्चों को एक आदत पड़ जाएगी कि उनको पेपर कैसे देने हैं, क्या क्या वहाँ पे हम वहाँ 100% टीचर देने का भी एक निर्णय हुआ है कि वहाँ टीचर को दे दी जाए। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे वहाँ का रिजल्ट अच्छा है। और चलिए अब आगे बात करते हैं। उत्तराखंड के कई शहरों में मौसम बदल गया है। नैनीताल में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। इसके बाद तापमान में कमी आई। नैनीताल में बीती रात से बारिश हो रही, वहीं पौड़ी जिले में मौसम का मिजाज बदला है। सुबह से तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो रही है। आसमान में बादल छाए हैं। उधर कर्णप्रयाग में भी बारिश हुई है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। लेकिन इसी सुहाने मौसम के बीच चारधाम यात्रा पर दिक्कतें बढ़ रही हैं और येलो अलर्ट जारी किया गया है कि जो चारधाम तीर्थयात्री हैं वो बारिश और बर्फबारी की वजह से मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ सकता है। और 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। मौसम विभाग के येलो अलर्ट से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। बारिश और बर्फबारी की आशंका ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। हेमकुंड साहिब में अभी भी बर्फ कई फीट तक जमी हुई है और हेमकुंड साहिब यात्रियों का पहला जत्था कल ऋषिकेश से रवाना किया गया था। कल राज्यपाल और मुख्यमंत्री पहुंचे थे और 20 तारीख को कपाट खुलने हैं। लेकिन इन सब बीच जो येलो अलर्ट जारी हुआ है उससे प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं कि 20 तारीख को कपाट खुलने हैं और उस बीच अगर बारिश बर्फबारी होती दिक्कतें बढ़ जाएंगी। हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में उत्साह है। ऋषिकेश से तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था रवाना कर दिया गया। लक्ष्मण झूला रोड स्थित गुरुद्वारा से जत्थे को रवाना किया गया। पहले जत्थे में करीब 250 यात्री शामिल हैं। इसी तरीके से उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पंच प्यारों की ये टोली देखिए, ये रवाना यहाँ पर हो रही है। इस वाहन में ये तमाम पंच प्यारे हैं और तमाम श्रद्धालु इनका स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए आज पहला जत्था यहाँ से रवाना हुआ है। आप जा रहे हैं यात्रा पर, क्या कहेंगे, कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साह है जी। सतगुरु जी ने बुलाया है, जाएंगे, दर्शन करेंगे। बहुत आनंद में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उत्साह है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने यात्रियों के जत्थों को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने तीर्थ यात्रियों को हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए बधाई दी।
गुरु ग्रंथ साहब जी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए कि आज ये शुभ दिन, इस दिन हमारी ये यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है और ये यात्रा पूरी तरह से बिना किसी विघ्न बाधा के चले, बिना किसी परेशानी के चले। आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, जाने वाले हमारे भक्तगण हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं। मैं गुरु ग्रंथ साहब से प्रार्थना करूंगा, गुरु घर में प्रार्थना करूंगा कि सबकी यात्रा सहज हो, सरल हो और बिना किसी परेशानी के, और गुरु महाराज हम सब पर कृपा करें। हेमकुंड साहिब यात्रा पर जाने वाले पहले जत्थे में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के श्रद्धालु शामिल हैं। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं। हेमकुंड यात्रा पैदल मार्ग से तो बर्फ साफ कर दी गई है, बर्फ को काटकर आवाजाही लायक रास्ता तैयार कर दिया गया है। मगर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के आसपास अभी भी कई फीट तक बर्फ जमी हुई है। हेमकुंड साहिब में बर्फ जमी होने के चलते फिलहाल 60 साल की उम्र वाले यात्रियों को यात्रा पर न जाने की हिदायत दी गई है। प्रशासन का कहना है कि हेमकुंड साहिब में बर्फ पिघलने के बाद ऐसे यात्रियों को यात्रा पर जाने की परमिशन दी जाएगी। एबीपी गंगा के लिए ऋषिकेश से विनोद कुमार के साथ प्रमोद नौटियाल की रिपोर्ट। 20 मई से हेमकुंड साहिब यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को बुधवार को ऋषिकेश से रवाना किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। और इस बीच एक बड़ी खबर है, गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। यमुनोत्री धाम में एक दिन में पहुंच रहे हैं 12,000 यात्री। गंगोत्री धाम में अब तक 2,05,000 यात्री पहुंचे हैं और यमुनोत्री धाम में अब तक 1,87,000 यात्री पहुंचे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 3,94,000 यात्री पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मौसम जब थोड़ा बेहतर हुआ, यमुनोत्री धाम में एक दिन में 12,000 यात्री लगभग पहुंच रहे हैं। वहीं गंगोत्री धाम की बात करें तो 2,05,000 यात्री अब तक यहां पर पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा पर फिलहाल पंजीकरण पर रोक लगी है, जिस वजह से स्थानीय कारोबारियों में गुस्सा है। व्यापारियों का कहना है कि पंजीकरण पर रोक लगने की वजह से उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है। तो पंजीकरण पर रोक लगने से कारोबार प्रभावित हो रहा है और व्यापारी काफी परेशान है। इस बार भी सरकार ने चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है। इससे यात्रा पर बुरी तरह प्रभाव पड़ गया है। व्यवसायों का व्यवसाय चौपट हो गया है। होटल व्यवसाय हो, चाहे ढाबे संचालक हो, घोड़े खच्चर हो, अन्य व्यवसायी हो, सभी लोग इस समय खाली हाथ बैठे हुए हैं। रोजगार का एकमात्र जो जरिया चारधाम यात्रा है, उसमें यात्रियों की संख्या बहुत कम होने से एक तरह से रोजगार का संकट लोगों के सामने खड़ा हो गया। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है इसको पूरी तरीके से बंद किया जाए, यात्रा पर रोक न लगाया जाए। जितने भी यात्री चारों धामों के दर्शन के लिए आना चाहते हैं उनको आने दिया जाए। मसूरी के लोगों के लिए पेयजल की किल्लत पिछले कई दशकों से चली आ रही है, मगर उसका समाधान नहीं निकल पा रहा था। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से अब मसूरी में अगले 40 साल तक पानी की किल्लत नहीं होगी। यही वजह है कि मंत्री गणेश जोशी भी बलूनी की मुहिम की तारीफ कर रहे हैं। मसूरी के लोगों के लिए मई का महीना सौगात लेकर आया है। साल 2020 में शुरू की गई यमुना मसूरी पेयजल योजना धरातल पर उतर चुकी है। अब महज कुछ ही दिन का इंतजार बाकी है जब मसूरी के लोगों को कभी भी पानी का संकट नहीं होगा। सामने आप देखेंगे मसूरी शहर है, जहां पर जो आबादी है वो दिनों दिन अब बढ़ती जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी पीने के पानी की। और ऐसे में अब जो यमुना नदी है उससे पानी को लिफ्ट कर अब एक परियोजना जो यहाँ पर आई है, जिसमें अब मसूरी वासियों को आने वाले दिनों में पेयजल की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा और बहुत जल्द इसकी शुरुआत हो जाएगी। कहा जा रहा है कि इस योजना के शुरू होने से मसूरी में अगले 40 साल तक पानी की किल्लत नहीं होगी। इस योजना को शुरू करवाने में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने काफी कोशिशें की हैं, इसलिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अनिल बलूनी की तारीफ कर रहे हैं। जब वो राज्यसभा के सांसद बने तो मैं उनका एक अभिनंदन कार्यक्रम मसूरी में रखा और मैंने उनसे मांग की कि बलूनी जी आप हम पर एक कृपा कीजिएगा, मसूरी पर कृपा कीजिएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट पीएम से उनका संबंध है। और उन्हें 15 दिन के अंदर इस योजना को स्वीकृत कराकर उसका 10 करोड़ रुपया टोकन मनी
तुरंत दे दिया था, बाकी पैसा वहाँ से बाद में आया। और आज 144 करोड़ की वो योजना पूरी हो गई है, उसकी टेस्टिंग हो गई है, मसूरी में पानी पहुँच गया है। अनिल बलूनी ने इस योजना के लिए अपनी सांसद निधि से 10 करोड़ रुपए दिए थे। अनिल बलूनी ने कहा है कि राज्य के विकास के लिए जो भी जरूरी होगा वो उसमें कभी पीछे नहीं हटेंगे, साथ ही उसके लिए केंद्र सरकार से भी पूरा सहयोग मिलता रहेगा। इस योजना के लिए जो मसूरी पेयजल योजना है, इसके लिए बहुत लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था। बहुत लंबे समय से इसके लिए भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से आग्रह किया गया था और आज ये पानी वहाँ पहुँचा है। इसके लिए मसूरी के तमाम लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन है, उनको बधाई है। ये पेयजल योजना बहुत तेज़ी के साथ पूरी हुई। तमाम हमारे उत्तराखंड सरकार के जो पेयजल से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनका प्रयास रहा। योजना का काम पूरा हो चुका है। जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अनिल बलूनी संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ करेंगे। पानी का संकट दूर होगा, इसलिए लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं। बहुत ही सुखद घटना है, खुशी की बात है कि मात्र 5 से 6 सालों में 144 करोड़ की योजना धरातल पे आई। साथ में निवासियों को जो पानी की कमी थी वो पूरी होगी। जितना पानी चाहिए उसके आधा भी पानी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। अगर ये पानी आता है तो निस्संदेह मसूरी के लिए बहुत अच्छा होगा और मसूरी के 30 साल के लिए बहुत अच्छी योजना बन जाएगी। मसूरी शहर में पिछले कुछ साल के भीतर पानी की डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है। एक तरफ शहर की आबादी बढ़ रही है तो वहीं दूसरी ओर हर साल पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। जाहिर है ये योजना पहाड़ों की रानी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एबीपी गंगा के लिए मसूरी से रवि कैंतुरा के साथ सुनील सोनकर की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।